कल्पना कीजिए कि आपके पास एक टाइम मशीन है और आप आज से 100 साल पीछे चले गए हैं। उस दुनिया में अगर आपको कोई संदेश भेजना हो, तो महीनों लग जाते हैं। बाजार में सिर्फ वही चीजें मिलती हैं, जो आपके शहर या देश के किसानों और मजदूरों ने बनाई हैं। आप जो सोचते हैं, जो पहनते हैं, वो सब आपकी अपनी सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। बाहरी दुनिया से आपका कोई आस लेना देना नहीं है। अब टाइम मशीन का बटन दबाइए और वापस आज के अपने कमरे में आ जाइए। आज आपके हाथ में जो फोन है, उसकी डिजाइन अमेरिका में बनी, पुर्जे ताइवान में बने और वो असेंबल चीन में हुआ। आप टीवी पर स्पेन की वेब सीरीज देख रहे हैं और इटली का पिज्जा खा रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की सरहदें टूट गईं और साथ समंदर पार की दुनिया आपके एक छोटे से कमरे में सिमट कर आ गई। सदियों से जो दुनिया अलग अलग टुकड़ों में बंटी थी, उसे एक अदृश्य धागे ने कैसे बांध दिया। दोस्तों, दुनिया को एक ग्लोबल गांव में बदल देने वाले इसी जादू, इसी अदृश्य शक्ति का नाम है वैश्वीकरण। इस कहानी का सिरा एक ही शब्द पर टिका है और वो शब्द है प्रवाह। जब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चार चीजें बिना किसी बड़ी रुकावट के बहने लगती है, तो वैश्वीकरण का जन्म होता है। ये चार चीजें हैं। पहला, विचारों का प्रवाह, जैसे अमेरिका का कोई आइडिया रातों रात भारत में हिट हो जाए। दूसरा, पूंजी यानी पैसों का प्रवाह, जैसे कोई विदेशी कंपनी आपके शहर में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दे। तीसरा, वस्तुओं का प्रवाह, जैसे चीन के खिलौने और कोरिया की कारें आपके बाजार में आ जाएं। और चौथा, लोगों का प्रवाह, जैसे बेहतर नौकरी के लिए भारतीय लोग दुनिया भर में जाकर बस जाएं। अब इस कहानी के कुछ आम किरदारों से मिलते हैं, ताकि पता चले कि ये प्रवाह हमारी और आपकी जिंदगी में कैसे घुसपैठ कर चुका है। जनार्दन नाम का एक लड़का रात होते ही एक कॉल सेंटर में जाता है और फोन पर विदेशी लहजे में जॉन बनकर अमेरिकी ग्राहकों की समस्या सुलझाता है। रामधारी अपनी बेटी को जो साइकिल गिफ्ट करता है, वो सस्ती और अच्छी है, क्योंकि वो चीन से बनकर आई है। और सारिका, जो अपने परिवार की पहली महिला है, जिसे एक आजाद और शानदार नौकरी मिली है, क्योंकि अब उसके शहर में विदेशी कंपनियों ने नए मौके पैदा कर दिए हैं। ये वैश्वीकरण का उजला और खुशनुमा चेहरा है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक बड़ा सस्पेंस है। ये वैश्वीकरण सिर्फ वरदान नहीं है। इसी दौर में कई छोटे किसान विदेशी कंपनियों के महंगे बीजों के चक्कर में कर्ज में डूब गए। कई छोटे दुकानदारों का धंधा बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से चौपट हो गया। तो आखिर ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? इस पूरी क्रांति के पीछे एक जादुई चिराग ने काम किया है और उसका नाम है टेक्नोलॉजी। टेलीग्राफ, माइक्रोचिप और फिर इंटरनेट, इन चीजों ने दुनिया के रफ्तार बदल दी। आज अगर दुनिया के एक कोने में मंदी आती है या कोविड जैसा कोई वायरस फैलता है, तो वो किसी देश का वीजा नहीं मांगता। वो तुरंत पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। हम सबको ये एहसास हो गया है कि हमारी इस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है। जैसे जैसे वैश्वीकरण की ये आंधी आगे बढ़ी, इसने दुनिया के तीन सबसे बड़े स्तंभों को हिलाकर रख दिया। पहला स्तंभ, राजनीति। क्या सरकारें कमजोर हो गईं? एक दौर था जब सरकारें एक कल्याणकारी पिता की तरह काम करती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब कुछ सरकार देखती थी। लेकिन वैश्वीकरण ने सरकारों को पीछे धकेल दिया और कहा, ये सब अब बाजार और बड़ी कंपनियां देखेंगी। सरकार का काम सिर्फ पुलिस और कानून व्यवस्था संभालना रह गया। ऐसा लगा मानो देश चला तो प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन फैसले कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ले रही है। पर कहानी में ट्विस्ट यह है कि सरकारें असल में कमजोर नहीं हुई। इसी टेक्नोलॉजी जैसे सीसीटीवी, इंटरनेट, आधार कार्ड और डेटाबेस की मदद से सरकार आज अपने हर नागरिक की पल पल की बरबर रख सकती है। यानी सरकार अब पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और ताकतवर हो गई है। दूसरा स्तंभ, अर्थव्यवस्था, अमीरों की चाल या सबका विकास, ये इस कहानी का सबसे विवादित हिस्सा है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने दुनिया के बाजार खोल दिए। कहने को तो इससे पूरी दुनिया अमीर हो रही है, लेकिन असलियत में इस खेल के नियम ताकतवर देशों ने बनाए हैं। अमीर देश चाहते हैं
कि उनका पैसा और सामान तो पूरी दुनिया में आज़ादी से घूमे, लेकिन जब गरीब देश के मजदूर उनके यहाँ जाने लगे तो वो वीज़ा के नियम कड़े कर देते हैं। इसी वजह से गरीब देश इसे नया उपनिवेशवाद कहते हैं, यानी बिना हथियारों के दुनिया को अपना आर्थिक गुलाम बना लेना। तीसरा स्तंभ, संस्कृति। क्या हम सब क्लोन बन जाएंगे? लोगों को सबसे बड़ा डर ये लगा कि वैश्वीकरण हमारी संस्कृति को निगल जाएगा। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पश्चिमी संस्कृति बचेगी, सब नीली जीन्स पहनेंगे और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाएंगे। इसे सांस्कृतिक समरूपता का नाम दिया गया। लेकिन इंसान इतना सीधा नहीं है। हमने विदेशी संस्कृति को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया। हमने नीली जीन्स तो पहनी, लेकिन उसके ऊपर अपना खादी का देसी कुर्ता डाल लिया। हमने बर्गर तो अपनाया, लेकिन उसमें आलू टिक्की और पनीर डाल दिया। इसे कहते हैं संस्कृति के मिलने से कुछ बिल्कुल नया और मजेदार बन जाना। कहानी में भारत की एंट्री। अब इस पूरी फिल्म में हमारा भारत कहाँ ठहरा है? आजादी के वक्त हम डरे हुए थे। अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था। इसलिए हमने आजादी के बाद दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। हमने तय किया कि हम खुद अपना सामान बनाएंगे, जिसे संरक्षणवाद कहते हैं। लेकिन 1991 आते आते हमारी तिजोरी खाली हो गई। भारत एक भयंकर आर्थिक संकट में फंस गया। तब हमारे पास कोई चारा नहीं था और हमने मजबूरी में या समझदारी से अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। आज हम एक बड़ी ताकत बन चुके हैं, लेकिन ये सवाल आज भी खड़ा है कि इस तरक्की का फायदा भारत के आउरी गरीब इंसान तक पहुंचाया नहीं। क्लाइमेक्स। दुनिया भर में बगावत यानी प्रतिरोध। कोई भी कहानी बिना विद्रोह के खत्म नहीं होती। जब वैश्वीकरण ने अपना रंग दिखाया तो इसके खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ गई। सिएटल में भयंकर प्रदर्शन हुए। वर्ल्ड सोशल फोरम नाम की एक वैश्विक सेना तैयार हुई, जिसमें मजदूर, युवा और पर्यावरणवादी शामिल हुए। भारत में भी इसे दो तरह से हमले झेलने पड़े। वामपंथी विचारधारा ने कहा कि ये वैश्वीकरण सिर्फ अमीरों की जेब भर रहा है और गरीबों को लूट रहा है। वहीं दक्षिणपंथी विचारधारा ने कहा कि ये वैश्वीकरण हमारी सदियों पुरानी संस्कृति, हमारे कपड़ों और हमारे मूल्यों को खत्म कर रहा है। यहां तक कि जब विदेशी कंपनियों ने हमारी नीम और हल्दी पर पेटेंट करा के कब्जा करने की कोशिश की, तो हमने डटकर लड़ाई लड़ी। कहानी का अंत जो अभी बाकी है, वैश्वीकरण कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसे आप चेन खींचकर रोक दें। ये एक ऐसा तेज रफ्तार हाईवे है जिस पर पूरी दुनिया की गादरी चढ़ चुकी है। अब चुनौती ये नहीं है कि हम इस हाईवे से नीचे कैसे उतरें, बल्कि चुनौती ये है कि हम इस गादरी की स्टीयरिंग अपने हाथों में कैसे रखें, ताकि कोई भी कमजोर इंसान इस सफर में कुचला न जाए। ये कहानी यहीं रुकती है, लेकिन वैश्वीकरण का ये सफर हमारे और आपके जीवन में हर पल जारी है। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद दोस्तों, अब चलिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। प्रश्न 1। वैश्वीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ एक आर्थिक घटना है? ये सवाल सीबीएसई के साल 2019 के पेपर में पूछा गया था। इसका उत्तर है, वैश्वीकरण का सबसे सटीक अर्थ है प्रवाह। जब दुनिया के विभिन्न देशों के बीच विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का बिना किसी बड़ी रुकावट के प्रवाह होता है, जिससे पूरी दुनिया आपस में गहराई से जुड़ जाती है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। ये कतई सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, ये एक बहुआयामी परिघटना है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी राजनीति यानी सरकारों की ताकत और हमारी संस्कृति जैसे खानपान और रहन-सहन पर भी उतना ही गहरा दखता है। प्रश्न 2। वैश्वीकरण के कारण राज्य यानी सरकार की क्षमता कमजोर हुई है। क्या आप इस बात से पूरी तरह सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। वैश्वीकरण का सरकार पर दो तरफा असर पड़ा है। पहला, सरकार की क्षमता में कमी। ये सच है कि सरकारें अब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी कामों से हाथ खींच रही हैं और सब कुछ बाजार पर छोड़ रही है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वे देशों की नीतियों में दखल देने लगी हैं। दूसरा, सरकार की क्षमता में वृद्धि। इसके विपरीत वैश्वीकरण की देन नई तकनीक जैसे इंटरनेट सर्विलांस और डेटाबेस ने सरकारों को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है।
आज सरकारें अपने नागरिकों की पल पल की जानकारी रख सकती हैं और संकट के समय ज़्यादा तेजी से काम कर सकती हैं। प्रश्न 3, सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए। सांस्कृतिक समरूपता, इसका मतलब है पूरी दुनिया की संस्कृतियों का एक जैसा हो जाना। इसमें ताकतवर देश, खासकर अमेरिका, अपनी संस्कृति पूरी दुनिया पर थोप देते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया भर में लोगों का मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना या हॉलीवुड फिल्में देखना। इससे स्थानीय संस्कृतियों के नष्ट होने का डर रहता है। वहीं दूसरी ओर है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। इसका मतलब है जब एक संस्कृति दूसरी बाहरी संस्कृति से कुछ लेती है, तो वह अपनी पहचान नहीं खोती, बल्कि कुछ नया और अनूठा बना लेती है। उदाहरण के लिए, नीली विदेशी जीन्स के ऊपर भारतीय खादी का कुर्ता पहनना या विदेशी बर्गर को आलू टिक्की बर्गर बना देना। इससे संस्कृतियां और भी अनोखी हो जाती है। प्रश्न 4, भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं द्वारा वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है? वैश्वीकरण का विरोध दोनों विचारधाराएं करती हैं, लेकिन उनके कारण बिल्कुल अलग है। वामपंथी विरोध के आर्थिक कारण हैं। वामपंथियों का मानना है कि वैश्वीकरण सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ा रहा है। इससे सिर्फ अमीर देशों और बड़ी कंपनियों का फायदा हो रहा है, जबकि गरीब, किसान और मजदूर तबाह हो रहे हैं। वे सरकार के कमजोर होने का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे गरीबों का सुरक्षा कवच छिन जाता है। दक्षिणपंथी विरोध के सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण हैं। दक्षिणपंथियों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि वैश्वीकरण हमारी सदियों पुरानी संस्कृति, भाषा और मूल्यों को नष्ट कर रहा है। इसके अलावा वे चाहते हैं कि देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, ताकि विदेशी कंपनियां हमारे बाजार पर कब्जा न कर ले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे एनसीईआरटी 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।